नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम ताम्रकार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल लर्न टू थिंक में। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक फंक्शन। हम लोग क्या करेंगे, आज फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे फंक्शन होता क्या है, फंक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। और आज की हम एक्सरसाइज जो 2.3 है उसको भी इस वीडियो में आज हम लगाने वाले हैं। तो फंक्शन को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ रिलेशन के बारे में, पिछले टॉपिक के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं ना। तो पिछले टॉपिक में हमने क्या देखा था, 2.2 में रिलेशन देखा था। हमने ये देखा था कि जो रिलेशन नंबर ऑफ रिलेशन होता है कैसे निकालते हैं हम लोग, वहाँ पर ए क्रॉस ए करके निकालते हैं ना। हमने ए क्रॉस ए किया, जब ए क्रॉस ए करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आते हैं, कई सारे ऑर्डर्ड पेयर निकल के आते हैं। क्या निकल के आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर निकल के आते हैं। ए क्रॉस ए करेंगे या ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ऑर्डर्ड पेयर निकल के आएगा, है ना। अब इसी ऑर्डर्ड पेयर को क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर बोलते हैं जो पेयर बनता है ना उसी हमारे क्या होता है, वो रिलेशन रिप्रेजेंट करता है ना। तो अब देखो हमको क्या लिखा था कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं वो देखा था। तो हमने कैसा देखा था, नंबर ऑफ रिलेशन। तो इसका फार्मूला एक होता था, क्या होता था, क्यू की पावर पी। क्या होता था, क्यू की पावर पी। कैसे, देखो यहाँ पे हमने मान लिया कि एक सेट ए है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं, हमारे पास पी है। और एक सेट बी है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट क्यू है। हमको क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ रिलेशन पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ रिलेशन कैसे हमने निकाला था, पी की क्यू की पावर पी, मतलब सेट बी का जो भी होगा नंबर ऑफ एलिमेंट क्या करेगा, उसमें पावर लगा देंगे सेट ए वाले से, है ना। यदि हमको नंबर ऑफ ए क्रॉस ए निकालना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी अगर फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, यहाँ पे उसको सीधे सीधे फाइंड करने के लिए क्या होता है, P मल्टीप्लाइड बाई Q होता है फार्मूला। ये हमने अभी तक सीखा। और उसके बाद ये सीखा था हमने कई सारे, जैसे मैपिंग मेथड अगर आप देखो तो हमने ये सीखा था कि यहाँ पे अगर हमारे पास 3 एलिमेंट हैं और इधर भी क्या है हमारे पास कुछ 5 एलिमेंट हैं, ऐसे करके एलिमेंट है हमारे पास, है ना। तो हमने ये देखा था कि हो सकता है इसमें के कुछ सारे के सारे का इमेज बनता हो, ये देखा था। कुछ इसमें से बच भी जाता था, पिछले वाले रिलेशन में हमने ये देखा था ना, कई सारे क्वेश्चंस किए थे हमने यहाँ पे एक्सरसाइज के, जिसमें से किसी में कुछ बच भी जाता था और किसी वाले में सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हो जाते थे। ये तो फिर इनमें से भी कुछ बच सकता था हमारा, ऐसा होता है ना। चलो अब इसी को हम क्या करेंगे, आगे सीखेंगे फंक्शन। तो फंक्शन भी क्या है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। फंक्शन क्या होता है, स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। तो आप फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि हमने बोला फंक्शन क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। फंक्शन क्या है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन जो है किसी न किसी प्रकार से सबसेट ऑफ रिलेशन है, उसी का क्या है, सब पार्ट है। क्या है, उसी का सब पार्ट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होना क्या है कि हमने अभी तक सीखा कि यहाँ पर ये वाला पार्ट देखो, हमने दो हमारे पास क्या बनाए, दो हमने सेट लिया है। एक सेट को ए बोलेंगे, दूसरे सेट को हम भी बोलेंगे। हम इस ए वाले को जो लेफ्ट में होता है इसको बोलते हैं डोमेन, एक्स से रिप्रेजेंट कराते हैं, इसको बोलते हैं रेंज, वाई से रिप्रेजेंट कराते हैं। अब ए से बी, सेट ए से सेट बी जैसा रिलेटेड होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या दे देगा, जो भी कुछ देगा एफ एक्स दे देगा, एफ एक्स इक्वल टू समथिंग, कुछ ना कुछ तो देगा ही, वो बाद में देखेंगे क्या देता है। अब हमने ये देखा था जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे हमने लिखा 6 7 8 9 10 11, इतना लिखा। अब हमने देखा कि हो सकता है इसके सारे एलिमेंट, अभी तक देखा था हमने, क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि ये जो है ना सेट, ये वाला डोमेन वाला का, कभी कभी कोई क्वेश्चन में सारे के सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हो जाते थे, है ना। अब किसी किसी क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं होते थे। तो रिलेशन क्या है ना, रिलेशन में तो ये ऐसा हो सकता है कि सेट ए के या फिर कह दो डोमेन वाले के सारे इन्वॉल्व हों या ना हो। लेकिन फंक्शन जो बोलता है ना, फंक्शन का डिफिनीशन ये होती है कि सारे के सारे एलिमेंट ऑफ ए सेट, मतलब है कि डोमेन वाले का कोई ना कोई एक इमेज होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि इधर से कोई भी खाली नहीं बचना चाहिए, मतलब कि 1 2 3 4 इनमें से कोई भी ऐसे अगर नहीं बचना चाहिए कि जिसका इमेज हमको ना मिले। तो फंक्शन का मतलब क्या होता है, एवरी एलिमेंट
एवरी एलिमेंट इन सेट ए मस्ट, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एवरी एलिमेंट इन सेट ए मस्ट हैव यूनिक एंड वन इमेज। तो सभी के सभी, मतलब देखो अब इस सेट ए में जो है ना जितने भी एलिमेंट होंगे सभी क्या होंगे, किसी ना किसी के एक ना एक, किसी न किसी क्या उसका कोई ना कोई एक इमेज होना चाहिए। और वो इमेज कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, यूनिक होना, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन। ये नहीं कि इसमें से एक दो छूट जाए, ऐसा नहीं करेंगे। अगर हमने इसमें से क्या किया, एक दो भी एलिमेंट छोड़ दिए, सेट ए से अगर एक भी एलिमेंट छूटा मतलब है कि वो हमारा फंक्शन नहीं है। वो किस में आएगा, रिलेशन का कोई और चीज़ में आ जाएगा, लेकिन फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन का मतलब ही यही है कि जो भी हम एक्स की वैल्यू रख दें, जो भी इधर से हम एक्स की वैल्यू उठा लें, उसका कोई ना कोई आंसर मिलना चाहिए, कोई ना कोई वाई मिलना चाहिए, कोई ना कोई इसका ऑर्डर्ड पेयर बनना चाहिए। अब जैसे कि हमने यहाँ पे बोला कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 7। हमने क्या बोल दिया, x प्लस वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आप ये करो 1 प्लस 6 करो, 1 प्लस 6 किया तो आया 7। 7 इज नॉट ग्रेटर देन 7। तो अब इसमें देखो इसका तो बन जाएगा, 7 से 6 का बना सकते हैं। 7 से हमने क्या किया, 6 का बना दिया, 3 का 7 से बना दिया, इसका इससे बना दिया, लेकिन इसका कोई हमारा इमेज बन ही नहीं रहा। तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्या होगा, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा सेट ए का जो है ना, क्या ये सेट ए का जो है वो एक एलिमेंट छूट जा रहा है। क्या हो रहा है, छूट जा रहा है। ऐसा छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास फंक्शन ही ऐसा रिलेशन होता है जिसमें से डोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट गया तो मतलब हमारा वो फंक्शन नहीं। ये इंपॉर्टेंट है। और ध्यान दो एक से एक चीज और क्या कर रहा है कि सभी का कोई ना कोई यूनिक और वन इमेज होना चाहिए। यूनिक इमेज होना चाहिए। यूनिक का मतलब है ये नहीं कि 2 का भी इमेज आप 6 कर दिए, है ना, 2 का इमेज आप 7 कर दिए, 2 का इमेज आप 8 भी कर दिए, ऐसा नहीं चलेगा। 2 का एक ही इमेज बनेगा तभी क्या कहलाएगा, वो फंक्शन कहलाएगा। आई बात समझ में। चलो अब आते हैं, थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ टाइप्स के अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। अच्छा, इससे पहले क्या करते हैं, हम कुछ 1-2 एग्जाम्पल लगा लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि सेट ए क्या है, 3, 8 एंड 5, ये 3 से एलिमेंट हमारे पास। सेट बी क्या है, 9, 25 एंड 64, ये भी 3 एलिमेंट हो गए। अब आर जो रिलेशन है वो क्या बता रहा है कि एक्स वाई सच दैट एक्स वाई इज द स्क्वायर ऑफ एक्स, वाई इज द स्क्वायर ऑफ एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये हमने क्या कर दिया, एक रिलेशन बता दिया। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो एक्स की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर किया तो क्या मिला, वाई की वैल्यू मिल गई। मीन्स क्या हो जाएगा, जो हमारा आर सेट जो होगा, जो रिलेशन वाला सेट बनेगा, उसका ऑर्डर्ड पेयर या फिर कहते हैं उसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या आएंगे, 3, 9 के आएंगे, या तो फिर कह दें कि 5, 25 का आएगा, और क्या आएगा 8, 64 का आएगा। ठीक, अब देखो, अब आप गौर से देखेंगे तो क्या होगा यहाँ पर कि सारा का सारा एलिमेंट देखो, सेट ए के सारे एलिमेंट 1, 3, 8 एंड 5 तीनों के कोई ना कोई इमेज है भाई, तीनों का कोई ना कोई क्या इमेज है, और किसी का इमेज देखो रिपीट नहीं कर रहा, किसी का भी इमेज क्या होता है, रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फंक्शन। यदि हम इसको फंक्शन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, एफ सच दैट ए टू बी, अब देखो फंक्शन के रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन को। फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, फंक्शन कैसा है, ए से बी है। अच्छा देखो, ए से बी बोला है तो पहला एलिमेंट ए से लेंगे, दूसरा एलिमेंट बी से लेंगे। यदि बी टू ए बोल देता तो पहला एलिमेंट बी से होता, ये पहला डोमेन किससे होता, बी से होता। अगर उल्टा बोल देता तो यहाँ पे हो गया रिलेशन। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या कह दिया, एक्स स्क्वायर। एफ एक्स क्या बोल दिया, एक्स स्क्वायर, तो ये फंक्शन हो जाए। तो फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो फंक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है वो क्या होता है, एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। अब एफ एक्स से क्या हो जाएगा, हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एफ एक्स हमारे पास क्या फंक्शन कैसा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमारा फंक्शन हो गया। क्यों फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि यदि हमने क्या बोला था कि फंक्शन जो है, फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है, क्या फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें हर एक डोमेन की वैल्यू रखने पर, कोई ना कोई इमेज मिलेगा, कोई ना कोई रेंज जरूर से जरूर मिलेगा। यदि हमको वहाँ पर डोमेन रखने पर रेंज की वैल्यू नहीं मिलती है तो हमारे पास वो क्या है, हमारा फंक्शन वो नहीं है। फंक्शन का मतलब ही है कि सेट ए से आप जितना भी वैल्यू ले लो,
इसमें से कुछ छूटना नहीं चाहिए, इसमें से कुछ छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई भी एक एलिमेंट छूट गया तो फंक्शन नहीं होगा। हम कई बार दोहरा रहे हैं, बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि सेट ए का सारा एलिमेंट, सेट ए का सारा एलिमेंट का कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए। यदि वैल्यू नहीं आती तो फंक्शन नहीं है, वो रिलेशन में आएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद हमने क्या कहा, चलो मान लिया इमेज तो बन रहा है, लेकिन इमेज भी यूनिक और अकेला बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए? यूनिक और अकेला। एक डोमेन का एक ही रेंज आना चाहिए, मतलब एक जो प्री इमेज है उसकी एक ही इमेज बनेगी। ये नहीं कि एक की कई सारी इमेज बन गई, ऐसा नहीं। एक इमेज की, एक डोमेन की एक ही इमेज बनेगी, याद रखना इस बात को। अब ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको एग्जांपल दूसरा लेते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पे लिख दिया 6। क्या लिख दिया? 6। अब देखो 6 का स्क्वायर करो, आप 6 का स्क्वायर करोगे, इसका इमेज ही नहीं मिल रहा है, तो 6 ये खाली हो गया, तो ये हमारा फिर फंक्शन नहीं कहलाएगा, फिर ये फंक्शन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 6 का एलिमेंट क्या हो गया? खाली बच गया। अब ये खाली बैठ गया, इसका कोई जब इमेज ही नहीं है तो क्या हो जाएगा? फंक्शन नहीं होगा। क्योंकि फंक्शन कहता है कि हर एक डोमेन का कोई ना कोई एक इमेज होनी चाहिए, यूनिक और इंडिविजुअल इमेज होनी चाहिए। तो वही चीज़ है, यहाँ पर फिर से दिक्कत कर दिया, ये फंक्शन नहीं। कि अगर यहाँ पे 6 ना होता तो हमारा पास हो जाता। क्लियर इतनी बात? चलो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे अपने टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। अच्छा, टाइप्स ऑफ फंक्शन से पहले कुछ पढ़ लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन। भाई हमने तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करना लिख दिया था कि सेट्स के रूप में, सेट बिल्डर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फंक्शन को कैसे लिख सकता है वो सीखते हैं। तो फंक्शन जो होता है, फंक्शन वो क्या करते हैं, उसको एफ एक्स से रिप्रेजेंट कराते हैं। जैसे याद करो पॉलिनोमियल इक्वेशन किससे करते थे, आप पी एक्स से रिप्रेजेंट कराते थे ना, पी एक्स जूनियर क्लासेस में। वैसे ही फंक्शन को हम क्या करेंगे, एफ एक्स से रिप्रेजेंट कराएंगे। यदि हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, दो सेट हैं ए बी, अब ए बी का हमको क्या करना है, बताना है रिलेशन, तो कैसा होगा, ये तो रिलेशन के लिए हो जाता है। तो अगर हमको लिखना है फंक्शन ए टू बी, क्या लिखना है, फंक्शन ए टू बी। अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी। ए टू बी ये हो गया, बता रहा है कि फंक्शन क्या जाना है, ए से बी जाना है। वो बताएगा कि ए से बी जाना है या बी से ए जाना है, क्वेश्चन बोलेगा आपको। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब आपको बताएगा कि इक्वेशन क्या रखना है, एफ एक्स इक्वल टू जो भी इक्वेशन दिया जाएगा वो रखोगे। और यही जो एफ एक्स होता है ना, यही होता है वाई, याद रखिएगा, यही होता है वाई। यदि आप किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू रखोगे, सॉल्यूशन में जो मिलता है उसको हम y की वैल्यू बोलते हैं। x इज नोन एज द डोमेन, y इज नोन एज द इमेज रेंज। y को हम क्या बोलते हैं, इमेज भी बोल सकते हैं, रेंज भी बोल सकते हैं। आई बात समझ में इतना? चलो अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में, है ना। ठीक, देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमको कई प्रकार के फंक्शन पढ़ने हमको यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारा पहला फंक्शन आता है कि रियल फंक्शन। पहला क्या आता है, रियल फंक्शन। रियल फंक्शन, देखो रियल फंक्शन याद करो, रियल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। रियल नंबर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से, है ना। रियल नंबर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद देखो कैसे करेंगे, फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। अब रियल नंबर फंक्शन है, मतलब है कि एफ आर टू आर। यदि रियल नंबर डोमेन, देखो रियल कब बोलेंगे, यदि हमारा डोमेन और रेंज सारे की सारी डोमेन की वैल्यू और सारी की सारी रेंज की वैल्यू यदि रियल नंबर से ही ली जाती है तो क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। यदि जैसे एग्जांपल में हमने नेचुरल नंबर का फंक्शन बनाना है तो क्या करेगा, तो डोमेन और रेंज दोनों क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर के होने चाहिए। मतलब दो नेचुरल नंबर से होंगे तो नेचुरल नंबर फंक्शन बोलेंगे उसको। अब रियल नंबर फंक्शन बोल रहा है, रियल फंक्शन बोल रहा है, मतलब है कि डोमेन भी किससे होगा, रियल नंबर का होगा, रेंज भी किससे होगा, रियल नंबर का। जब भी ये केस बनेगा, कहने का मतलब ये है कि रियल नंबर जो भी आप रखोगे तो कोई ना कोई डोमेन में आपने क्या किया, कोई ना कोई रियल नंबर ले लिया, चाहे वो जैसा हो, निगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन में जैसा भी हो, वो आपकी मर्जी है। उसका इमेज भी रियल नंबर में ही आना चाहिए। क्यों, रियल नंबर में ही आना चाहिए। क्लियर इतनी बात? चलो
तो रियल नंबर फंक्शन ऐसा हो गया। अब देखो इसी के कई सारे पार्ट आएंगे, इसी के कई सारे रियल नंबर के क्या होते हैं, कई सारे सब पार्ट होते हैं। तो हम दूसरा पढ़ते हैं यहाँ पर, दूसरे नंबर पे हमारा आता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन। अब देखो आइडेंटिटी फंक्शन है, फिर से वही बात है, कैसे लिखेंगे इसको, एफ सच दैट आर टू आर, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर हमारा फंक्शन है, रियल नंबर से रियल नंबर फंक्शन है। और आइडेंटिटी फंक्शन हम उसको तब बोलेंगे जब एफ एक्स इक्वल टू एक्स हो जाए। यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स आता है तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। क्या आता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। कहने का मतलब है, और इसका ग्राफ याद रखिएगा, जितने भी सारे आपके फंक्शन होंगे उनका ग्राफ आराम से बनेगा। क्या होगा, आराम से आप ग्राफ बना सकते हो। क्यों, मैं देखो कोऑर्डिनेट के लिए क्या चाहिए, दो वैल्यू चाहिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पर भी ऑर्डर पेयर में कितने वैल्यू होती है, दो वैल्यू, एक एक्स की वैल्यू होती है, एक वाई की वैल्यू। तो आराम से भाई जब आपको एक्स पता है, वाई पता है, तो पॉइंट तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ना नंबर लाइन पे, यदि रियल नंबर है वो तो। और चार्ट में जो ग्राफ बनता हमारे पास, उसमें क्या कर सकते हो, रियल नंबर ही सारे लिखे जाते हैं ना, 1 से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स में, और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वाई में। आप रियल नंबर लिखते हो तो आराम से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो किसी भी रियल नंबर के फंक्शन का। तो अब क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स बोल दे, दैट इज नोन एज द आइडेंटिटी फंक्शन, है ना। अब इसका ग्राफ आप बनाना चाहो तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, एक्स वाई सॉरी एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेट करते हैं। लेट f1 इक्वल टू 1, f1 इक्वल टू 1, f2 इक्वल टू 2, f -1 इक्वल टू -1। भाई क्योंकि बोल ही रहा है ना कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स है। अब देखो यहाँ पे क्या करो, एफ एक्स, इसमें वैल्यू क्या करो भाई, ये इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स है। कहने का मतलब है कि वाई इक्वल टू एक्स बोल रहा है। क्या बोल रहा है, वाई इक्वल टू एक्स, क्योंकि हम एफ एक्स जो होता है वो वाई होता है, एफ एक्स क्या होता है, वाई होता है। तो हमने यहाँ पर रख दिया भाई, एक्स की वैल्यू 1 रखा है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, वाई की वैल्यू क्या हुई 1। तो हमारा जो यहाँ से पॉइंट मिला वो क्या मिला 1, यहाँ से क्या मिला 2, यहाँ से क्या मिला -1, -1, ये ऑर्डिनेट्स मिल गए। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, तो 1, 1 यहाँ पर आएगा, 2, यहाँ पे आएगा, और -1, यहाँ पे आएगा। तो ये देखो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ये एक सीधी लाइन जाती है 45 डिग्री पर, ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ। आप ऐसे करके निकाल सकते हो। आइडेंटिटी फंक्शन को याद रखना, जब भी कभी आइडेंटिटी फंक्शन देगा तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स देगा वहाँ पे 100%। यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स नहीं है तो आइडेंटिटी फंक्शन वो नहीं है। ठीक, अब देखो एफ आर टू आर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम लोग रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ा है, रियल फंक्शन। अब रियल फंक्शन के सारे पार्ट होंगे, ठीक है। इस क्लास में हम जितने भी, इस क्लास में और अगले क्लास 12th क्लास में, दोनों क्लास में जितने भी फंक्शन पढ़ेंगे सारे के सारे रियल टू रियल फंक्शन बनेंगे। मतलब है कि डोमेन भी रियल से लेंगे, रेंज भी। यदि कोई और होता है तो बताएगा डोमेन में ये लेना है, रेंज में ये लेना है, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं दूसरे वाले टॉपिक, दूसरे वाले टाइप में। देखो तीसरा हमारा आता है कांस्टेंट फंक्शन। क्या होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट सबसे पता चलता है कि हमारे हर बार वैल्यू कांस्टेंट मिलने वाली, मतलब कुछ भी रख लो, एक्स की वैल्यू 2 4 8 10 12 50 100 कुछ भी रख लो, एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दो, कोई भी रियल नंबर ले लो, हमको हमेशा वाई की वैल्यू 1 मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी, ना तो घटनी है ना बढ़नी है ना चेंज होनी है, दैट इज नोन एज कांस्टेंट। तो इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो f such that r to r, f such that r to r, fx equal to c, c का मतलब कांस्टेंट। अब मतलब कुछ भी वैल्यू रख दो, हमेशा वैल्यू सेम आती रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा fx इक्वल टू 10, क्या लिख दिया fx इक्वल टू 10। अब रियल नंबर में कुछ भी रखो,
रियल नंबर में क्या करना है, अब आप कुछ भी रख दो, रियल नंबर में कुछ भी रखो। हमने लिया यहाँ पर 1, क्या देगा 10। हमने यहाँ पर रखा 20, क्या दे देगा 10। हमने यहाँ पर रखा -20, क्या दे देगा y की वैल्यू 10। मतलब कुछ भी रखो यहाँ पर y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ रही है, हमेशा 10 आ रही। और जैसे कि हमने कहा था कि सारे के सारे फंक्शंस का क्या बनता है, ग्राफ बन सकता है। तो अब चलिए इसका भी ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, इसके ग्राफ के लिए क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए। पॉइंट्स का मतलब वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ द y। चलो उसको देख लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ x यहाँ पे क्या मिला 1, y क्या है 10। यहाँ से वैल्यू ऑफ x क्या है 20, यहाँ से मिला 10। x की वैल्यू कितनी है -20 और यहाँ से मिला हमको यहाँ पर y की वैल्यू 10। ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये हमारा ग्राफ हो गया है ना। ये हमारा 10 हुआ, ये 20, 10, 20, 10, 20, ये माइनस का 10 माइनस का 20, -10 -20, y डैश x डैश y एंड x। ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या है 1, 1,10, 1,10 है। 1,10 देखो 1 और 1 यहाँ पे आएगा, ,10 में ये कुछ ऐसा आएगा 1,10 है ना, ऐसा कुछ आ जाएगा। उसके बाद 20,10, तो 20 यहाँ पर है, 10 यहाँ पे है। -20, -20, ये रहा। अब अभी इसको ड्रा किया आपने तो क्या हुआ, 3 पॉइंट्स मिले, 1 2 3 पॉइंट्स मिले। स्ट्रेट लाइन आ रही है। ये जो डिफरेंस है ये किसके बराबर रहेगा, t। किसके बराबर रहेगा, c के बराबर। किसके बराबर रहेगा, c के बराबर। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ऐसे एक x एक्सिस के पैरेलली y x एक्सिस पैरेलली क्या आती है, एक वैल्यू आती है। तो ये होता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में हमेशा ये चीज़ याद रखना है आपको, ये वाला आपको याद रखना है कि कांस्टेंट फंक्शन में f(x) हमेशा किसके बराबर होगा, c के बराबर। यदि f(x) हमारा c के बराबर नहीं है तो वो कांस्टेंट फंक्शन है। मतलब कुछ भी रख लो, x की वैल्यू कुछ भी रख लो फंक्शन में, y की वैल्यू सेम टू सेम आनी है हर बार। दैट इज नोन एज द कांस्टेंट फंक्शन। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे। हमारा अगला फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। अच्छा देखो पॉलिनोमियल का मतलब क्या समझते हो भाई, पॉलिनोमियल के प्रकार के होते हैं, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, इस मतलब कि मोनोनोमियल, बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ये सारे आते हैं है ना। तो पॉलिनोमियल में हम क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर यहाँ पे फंक्शन को बोल दे तो क्या करेगा, f सच दैट r टू r। अब इसमें कई सारे बनेंगे। तो f(x) जो है ना हमारे पास x² के, ये पहला टाइप हुआ। f(x) इसके है x² के बराबर है। कहने का मतलब है कि y की वैल्यू जो है वो क्या है, x² के बराबर है। तो ये एक प्रकार का पॉलिनोमियल फंक्शन ही है ना। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा याद रखना, एक ये बनेगा है ना। इसका ग्राफ लेते हैं तो स्क्वायर वाले का ग्राफ क्या बनता है, कुछ ऐसे बनता है। ये हमारा स्क्वायर वाला ग्राफ बनता है ना। ठीक, एक दूसरा आता है हमारे पास, दूसरे का क्या मतलब है, आप चाहो तो क्यूबिक का निकाल सकते हो। यदि आप f(x) = x³ दिया जाए, दिस इज नोन एज द क्यूबिक फंक्शन। मतलब y = क्या हो जाए, x³ हो जाए, y = क्या हो जाए, x³ हो जाए। यदि आप x³ वाले का ग्राफ बनाते हो, x³ का ग्राफ बनाते हो तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। और ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन का एक टाइप है। ऐसे करके आप पॉलिनोमियल फंक्शन, मतलब है कि जो आप पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखते थे ना, जो भी सॉल्व किया आपने, क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, भाई वहाँ पे क्या रखते थे, x की वैल्यू रखने पे कुछ ना कुछ y की वैल्यू आती थी ना। तो वही दोनों का पेयर बना के लिख दो, बना दो, आराम से क्या आ जाएगा, हमारा तुम्हारा जो भी ग्राफ बनेगा वो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन में आ जाएगा। क्लियर इतनी बात। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा देखो क्या आता है, अगला मॉडुलस फंक्शन आता है। मॉडुलस का मतलब है मोड वाला। मॉडुलस मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ पे मोड को पढ़ना है। मोड को कैसे लिखते हैं, याद करो। मोड को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, x 2 लाइन है। अच्छा, मोड का मतलब क्या है कि आप चाहे नेगेटिव वैल्यू लो चाहे पॉजिटिव वैल्यू में से क्या मिलेगी, फाइनल लास्ट में हमको सॉल्व करने पर मोड को प्लस की मिलती है। दैट इज मॉडुलस फंक्शन। मतलब है कि x की वैल्यू चाहे वहाँ नेगेटिव ले लो तब भी प्लस में वैल्यू आनी, मोड हटने के बाद। अगर पॉजिटिव तो आती ही है ना। तो वही चीज़ है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, f सच दैट r टू r
वेयर एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। अब ये मॉड एक्स है, मॉड एक्स का मतलब है कि वैल्यू ऑलवेज, वाई की वैल्यू ऑलवेज क्या होनी है, पॉजिटिव होनी है। वाई की वैल्यू ऑलवेज क्या होनी है, पॉजिटिव होनी है। ठीक है, मीन्स वाई की इक्वल टू मॉड एक्स। हमने यहाँ पे क्या लिया, f6 लिया, तो हमको y की वैल्यू क्या मिली, मॉड 6। सॉल्व करने पर क्या मिला, 6। यदि हमने f इक्वल टू -6 ले लिया, x इक्वल टू क्या ले लिया, -6 लिया, तो -6 लेने पे भी क्या मिलेगा, 6 मिलेगा सॉल्व करने पर मॉड को, है ना। तो यही होता है मॉडुलस फंक्शन। अब इसका ग्राफ आप प्लॉट करना है तो ग्राफ इसका प्लॉट करेंगे आप। तो ये x एक्सिस, y एक्सिस, इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है। ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। ये जो इक्वेशन जा रही है, ये जो लाइन है, लाइन का इक्वेशन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स ना लिख करके आप y लिखिए यहाँ पर, y इक्वल टू मॉड ऑफ x। क्योंकि हर लाइन, जितनी भी ग्राफ में आप लाइन बताते हो, सभी का क्या होता है, कोई ना कोई इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड x हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। अब चाहे इसकी वैल्यू, x की वैल्यू आप चाहे निगेटिव ले, चाहे पॉजिटिव, कुछ भी ले लो आप, निगेटिव पॉजिटिव जो भी ले लो, सभी की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा की हमेशा पॉजिटिव वाले आनी है ना। तो वैसे यहाँ भी है, तो इसका फंक्शन कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर इतनी बात। चलो आते हैं नेक्स्ट वाले में। तो अगला फंक्शन हमारा कौन सा है, सिग्नम फंक्शन। अगला फंक्शन कौन सा है, सिग्नम। देखो सिग्नम में कुछ खास नहीं है, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन की ही तरह है। सिग्नम फंक्शन कुछ खास, बस पॉलिनोमियल में क्या होता है, बस एक ही इक्वेशन होता था। यहाँ पर एफ एक्स के कई इक्वेशन होंगे। मतलब है कि एफ एक्स को हम एक इक्वेशन से ना सॉल्व करके कई अलग अलग इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, और वो बताएगा एक्स की वैल्यू को सेगमेंट में डिवाइड करेगा कि एक्स की वैल्यू इतने से कम हुआ तो ये वाला इक्वेशन लेंगे, एक्स की वैल्यू इतने से ज़्यादा हो गई तो ये वाला इक्वेशन लेंगे, यदि एक्स की वैल्यू इतने के बराबर हो गई तो ये, मतलब कि हम क्या करेंगे, उसको एक्स की वैल्यू को, जो नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन, मतलब ये हमारी एक नंबर लाइन है। हम ये पूरी नंबर लाइन क्या करती है, रियल नंबर लाइन है। क्या है, रियल नंबर है, पूरा का पूरा क्या होता है, रियल नंबर है। अच्छा, रियल नंबर, हम रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं तो सारी वैल्यू एक्स कैसे मिलेगी, रियल नंबर से, मतलब सारी वैल्यू एक्स यहाँ पे। हम इसको क्या करते हैं, 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर दिए। अब एक्स की वैल्यू इधर से अलग डिफिनीशन देगा, इधर से अलग डिफिनीशन देगा। सपोज दैट क्या दिया कि ये 0 है, यदि एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू स्मॉलर देन 0 है तो यहाँ से लेंगे, यदि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इधर से आएगा। बात है समझ में। मतलब दो अलग अलग इक्वेशन ले लिए हमने यहाँ पे क्या कहा कि x प्लस 6 लेना है, एफ एक्स इक्वल टू क्या लेना है, x प्लस 6 लेना है। कब, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। और हमको क्या लेना है, x माइनस 6 लेना है। कब, जब ये एफ एक्स हमारा ये हो। ठीक, आई बात समझ में। हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको। तो वही है, सिग्नम फंक्शन में क्या होता है ना कि एफ एक्स के 2-3 इक्वेशन देते हैं विद कंडीशन, एक्स की वैल्यू को क्या क्या रखोगे या कहाँ से कहाँ तक की एक्स की वैल्यू आप लोगे तो क्या वैल्यू आपको लेनी चाहिए। जैसे सिग्नम फंक्शन जो है वो क्या होता है, फंक्शन एफ आर टू आर, रियल टू रियल होगा, और जहाँ पर एफ एक्स जो होगा ना वो कुछ ऐसा होगा। देखो इसी के एग्जांपल देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स को कि x प्लस 6, कंडीशन क्या दे रहा है, x इज स्मॉलर देन 0। चलो एक और ले लेते हैं, यहाँ पर 0 के इक्वल टू भी होता है। तो यदि क्या कर, x माइनस 6 कब लेना है, जब हमारा x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो तब। मतलब यदि हमने 0 से छोटी वैल्यू ली, रियल नंबर में जो छोटी ली, जैसे कि -1 -2 कुछ भी, 0 से छोटी पॉइंट ले ली, -0.0009 ले लिया, तब ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, है ना। 0 छोटी कोई भी ले लो, 0 से मिनट कोई भी ले लो, ये वाली इक्वेशन। यदि हमने 0 से बड़ी वैल्यू ले ली, ये 0 ले ली, कह रहा है ना कि 0 से इक्वल टू या ग्रेटर देन, यदि हमने 0 ले ली तब ये वाला इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। यदि 0 से छोटी बड़ी ले ली, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी ले, तो ये वाला इक्वेशन। एग्जाम्पल के लिए देखो करते हैं, यहाँ पर हमने बोला कि f -6 लेना है। क्या लेना है, -6। अब देखो x की वैल्यू क्या है, -6 है। -6 का मतलब है वैल्यू किसी 0 से छोटी है, तो ये वाली ले लेंगे हम यहाँ पर। तो क्या करेंगे, x प्लस 6 सॉल्व करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, -6 प्लस 6 कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर -6 लेने पर y की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। ये मिल गया हमारे पास। ठीक, दूसरा, यदि हमने x इक्वल टू प्लस का 6 लिया तो ये वाला इक्वेशन बोलेगा हमें, है ना। तो क्या बोलेगा, x माइनस 6 आप लिखो। तो फिर से देखो सॉल्व किया हमने यहाँ पे, देन 6 माइनस 6 कितना आया, 0। यहाँ से क्या मिला, 6, 0 ये मिला। क्लियर, ये तो एग्जांपल दिया, जरूर थोड़ी ये आइडियल हो।
आइडियल हो भी सकते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल है ना, तो ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। यदि हम क्या करेंगे, हम लेंगे अपने से मानेंगे उसको, ठीक। यदि हमने रियल वैल्यू लिया, कोई भी रियल वैल्यू लेते हैं, ग्रेटर देन 0 लिया, तो ये वाला इक्वेशन सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसने बता रखा है, कंडीशन दे रखा है। तो सिग्नम फंक्शन में आपको एक से ज़्यादा इक्वेशन देगा एफ के लिए, एक से ज़्यादा एफ के लिए इक्वेशन देगा, और हर कंडीशन को आपको बताएगा कि इतने से ज़्यादा वैल्यू है तो ये वाले इक्वेशन लेनी है, इतने से कम वैल्यू है तो ये वाले इक्वेशन बताएगा। अब इसका ग्राफ देखेंगे तो इसका जो सिग्नम फंक्शन का जो ग्राफ आता है ना, वो कुछ ऐसे आता है, कुछ ऐसे, मतलब कि एक ऐसा पॉइंट आपको जरूर मिलेगा, एक ऐसा पॉइंट आपको जरूर मिलेगा जहां पर इनकी वैल्यू क्या करती है, दोनों में कॉमन नहीं होती है, दोनों में कॉमन नहीं होती। अब देखो इसका जो है, इस वाले का इक्वेशन क्या बनेगा, y इक्वल टू एक्स माइनस सिक्स, क्यों, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और इसकी वैल्यू, अब देखो इसमें इक्वल टू 0 के तब भी है, तो ये वाला कंसिडर कर देंगे इसमें, है ना। अब देखो इसमें क्या है, नहीं इंक्लूड है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एक्स प्लस 6। क्लियर, इतनी बात आई बात समझ में। तो ऐसे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सिग्नम फंक्शन में कंफ्यूज बहुत आती है, बस सिग्नम फंक्शन का बस ये समझ लो कि हमको वहाँ पर नंबर लाइन का जो पूरा होता है, जो पूरा नंबर लाइन है, उसको कई सारे हिस्सों में बांट देगा, और हर हिस्से के लिए, हर अलग अलग हिस्से के लिए एक अलग से इक्वेशन बता देगा बस, और उसके रिस्पेक्ट में हम एक्स की वैल्यू करके सॉल्व करेंगे। क्लियर इतनी बात। चलो अब इसके बाद पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर सब पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन आता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ ऐसा होता है, स्क्वायर ब्रैकेट बीच में एक्स, स्क्वायर ब्रैकेट बीच में एक्स। तो होना क्या है, तो हमको क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए। क्या चाहिए, इंटीजर। अच्छा, इंटीजर से मतलब आप क्या समझते हो कि माइनस इन्फिनिटी, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 प्लस का इन्फिनिटी, ये सारी वैल्यूज क्या हैं, इंटीजर्स की हैं। इंटीजर्स को हम जेड से रिप्रेजेंट कराते हैं। किसे रिप्रेजेंट कराते हैं, इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट कराते हैं। आई बात समझ में। तो इसका कहने का मतलब है कि हम एक्स में रियल के लिए कोई, देखो रियल नंबर्स क्या है भाई, पॉइंट में आते हैं, फ्रैक्शन भी आते हैं, इंटीजर भी हमारा क्या है, एक रियल नंबर का हिस्सा होता है, सब पार्ट होता है ना। अब रियल नंबर में देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, रियल टू रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, एफ फंक्शन सच दैट आर टू आर पढ़ रहे हैं। मतलब डोमेन कहाँ से आएगा, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब है कि डोमेन हमारा कुछ भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर होता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब हमको लेकिन सॉल्यूशन में क्या चाहिए, सिर्फ इंटीजर चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आंसर में हमको क्या होना चाहिए, वाई की वैल्यू क्या चाहिए, सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर में आनी चाहिए। तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है कि जो अभी वैल्यू आपने लिखी है ना, जैसे हमने लिख दिया 6.3 लिखा, या फिर 7.8 लिख दिया, तो इसके नज़दीक वाला, सबसे नज़दीक वाला इंटीजर क्या है, उससे, है ना। तो नज़दीक का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा वाला नहीं, मतलब कि अभी तक हमने जो नंबर लाइन में है, तो उस नंबर लाइन में अब तक का सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, वो। अब देखो यहाँ पे इसको अगर हम कैसे बताएं, तो ये क्या है, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यहाँ पर -1। अब देखो 6.3 यहाँ पर है, यहाँ पर 6.3 की यहाँ कहीं आएगा, 7.8 यहाँ पर कहीं पे आएगा, ये क्या है, 6.3 है। अच्छा, 6.3 से पहले जितने भी इंटीजर हैं, तो ये देखो -1, इससे पहले भी इन्फिनिटी वाला है, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे क्या इंटीजर है। तो इन सब में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, 6। तो 6.1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 6। मतलब अगर 6.1 आपने ऐसा लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। अब देखो 7.8 है, तो इससे पहले जितने भी इंटीजर आए हैं ना, मतलब 7.8 का मतलब 7.8 से पहले जितने भी इंटीजर आ जाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये है। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, 7 वाला। तो ये होगा इसका आंसर। तो अगर हमारे पास ये हो जाएगा इसका आंसर, तो याद रखना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है कि नंबर लाइन पे उससे पहले जो भी नंबर आपको दिया गया है, फ्रैक्शन में, रेशियो में, कैसे भी दिया गया है, उससे पहले आने वाला सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, दैट इज नोन एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर
फंक्शन। आई बात क्लियर? तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हमारा जो फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या हो जाता है, एफ एक्स इज इक्वल टू ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन लगा देते हैं, ठीक है, ये ऐसे होता है। अब इसको हम बात आते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होता है। ऐसे क्या करते हैं कि फिर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो होना क्या है यहाँ पर, जैसे हमने क्या लिया 6.2 लिया, 6.3 लिया, है ना, 6.1 ले लिया, x की वैल्यू में 6.3 ले लिया, 6.4 ले लिया, 6.5 ले लिया, कुछ भी ले लें, हम क्या ले लें 6.9 तक ले लें, तो सभी की वैल्यू अगर हमने क्या आएगी y की, अगर हमने x की वैल्यू क्या ली है, इतनी सारी वैल्यू x के लिए ले रखी, तो इसमें जो y की वैल्यू है वो क्या आएगी, सभी की आएगी 6। मतलब क्या है कि x की वैल्यू आप क्या कर लो, यदि आप 6 ही ले लो, क्या ले लो 6 ले लो, तभी भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 ही आएगी। तो वही कहने का मतलब है कि 6 और 7 के बीच में, 6 से लेकर के 7 से छोटे तक में जो भी आप फ्रैक्शन में लिखना चाहो, पॉइंट में लिखना चाहो, सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ बता रहा है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो इतना समझ में आया है। चलो तो चलिए आइए देखते हैं, अभी तक हमने क्या किया, फंक्शन के बारे में पढ़ा। अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3 पर, तो जिसका पहला क्वेश्चन हमारे पास, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.3 का बताना है कि यहाँ पर ये फंक्शन है या नहीं। पहले क्या बताना है, हमारे पास जो हमारे पास ये जो सेट्स दिए गए हैं, ये सेट हमारे फंक्शन है कि नहीं है। फिर उसके बाद क्या बताना है, डोमेन और रेंज बताना है। क्या बताना है, डोमेन और रेंज के बारे में बताना है। देखो फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, हर एक डोमेन का कोई ना कोई एक इमेज होना चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरा, जो डोमेन होगा उसका एक ही इमेज होना चाहिए। एक डोमेन के एक इमेज, एक डोमेन के कई इमेज नहीं हो सकते, एक डोमेन के एक इमेज होंगे। एक डोमेन के यदि कई इमेज होते हैं तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 का 1 इमेज है, 2 हमारा डोमेन है, उसका एक ही इमेज 1 है। 5 का 1 इमेज है 1, 8 का भी 1, इस तरह आप देखेंगे तो सभी के 1 इमेज हैं। हाँ, ये हो सकता है कि एक जो इमेज है वो कई सारे प्री इमेज रख सकता है, एक इमेज के कई सारे प्री इमेज, फिर कहते हैं कि एक इमेज के कई सारे हमारे डोमेन हो सकते हैं, लेकिन एक डोमेन के कई सारे इमेज नहीं हो सकते हैं। देखो बात को गौर समझना पहले कि डोमेन है 1 इमेज, हमने क्या कहा, वन डोमेन 1 इमेज, but 1 image have many domain, 1 image many domain। अब देखो एक डोमेन का एक ही इमेज होगा, एक से अधिक इमेज नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक इमेज के कई सारे डोमेन हो सकते हैं, तभी वो फंक्शन कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर वही चीज़ कह रहा है कि हमारे पास क्या, देखो सभी के एक एक हैं, तो डोमेन जो होता है, डोमेन क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स, जो भी ऑर्डिनेट्स होते हैं, हमारा ऑर्डर्ड पेयर जो बनता है एक्स वाई का, जो उसका पहला ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट क्या होता है, डोमेन होता है। तो डोमेन क्या हुआ, 2, 5, 8, 11, 14 और 17, ये हमारे क्या हैं, डोमेन है। अब बात आती है रेंज। रेंज क्या होता है, वाई की वैल्यू, वाई का वैल्यू मतलब है सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज नोन एज द रेंज। तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे बस एक ही है, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 1 1 एक ही बार, कई बार रिपीटेशन में 1 है, 1 को हमको एक ही बार लिखना होता है, तो यहाँ पे
पे क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा फंक्शन है, क्यों, क्योंकि सभी के, अब देखो इसमें भी देखोगे आप सभी के एक एक ही इमेज है, तो ये भी हमारा फंक्शन है। अब बात आती है डोमेन। डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये हमारा क्या है, डोमेन है। रेंज, रेंज मतलब वैल्यू ऑफ वाई, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखो इसमें आते क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ पे देखो डोमेन कितना है, 1 और 2 हैं, लेकिन 1 के क्या है, दो अलग अलग इमेज है। 1 का इमेज 3 भी है, 1 का इमेज यहाँ पर 5 है। तो हमारा क्या है, ये नो फंक्शन, नो फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। रीजन क्या है कि 1 हैव, डोमेन 1 हैव 2 इमेज, 2 इमेज। हमारे पास डोमेन 1 में कितने इमेज हैं, 2 इमेज है, इसलिए हमारा क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। जिस भी डोमेन के 2 इमेज या फिर एक से ज़्यादा इमेज होते हैं वो फंक्शन नहीं होता है। ठीक, क्लियर इतनी बात। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हमारा क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है, हमको डोमेन और रेंज बताना है। क्या बताना है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो हमने देखो अभी तक क्या पढ़ा है, रियल टू रियल फंक्शन पढ़ा है। क्या पढ़ा है, रियल टू रियल फंक्शन पढ़ा है। तो अब देखो याद करो, ये मॉडुलस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है। तो मॉडुलस फंक्शन का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है। डोमेन इसका क्या है, रियल नंबर है। भाई आप एक्स की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, माइनस में इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी बीच में कुछ भी आप रख सकते हो, है ना। अब बात आती है रेंज की। रेंज, तो रेंज के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, हमको पता है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स है। तो एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं। वाई इक्वल टू माइनस मॉड एक्स हुआ। अब देखो मॉड एक्स है, आपने कोई भी वैल्यू रखो तो पॉजिटिव देगा। भाई मॉड एक्स जो है, आप चाहे निगेटिव वैल्यू रखो, यहाँ पर एक्स की वैल्यू चाहे निगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा। लेकिन मॉड के बाहर ये जो माइनस लगा है ये क्या कर देगा, उसको माइनस में कर देगा। तो हमारी जो वाई की वैल्यू निकल के आई, जो वाई की वैल्यू निकल के आई वो क्या हुई, माइनस इन्फिनिटी से 0 आया। क्या आया, माइनस इन्फिनिटी से 0। देखो इन्फिनिटी में ओपन ब्रैकेट है, 0 में क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 0 यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है और माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि माइनस की वैल्यू किसी को भी पता नहीं होती है। चलिए आइए आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 9x स्क्वायर बोल रहा है। क्या बोला, रूट ऑफ 9x स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हुआ, ये डोमेन हुआ और इसका ये क्या हुआ, रेंज हो गया। ठीक, अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर रूट में दिया। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दे रूट में वैल्यू कुछ लिखी गई हो तो हमेशा क्या करेंगे, रूट की जो अंदर की वैल्यू होती है ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है ये ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि देखो 0 से छोटी वैल्यू रूट के अंदर तो कभी नहीं मिलती है, दैट नेवर पॉसिबल। तो होगा क्या, यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 9x स्क्वायर इक्वल टू 0 कर लेंगे सॉल्व करने के लिए। तो क्या मिलेगा, 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन x इक्वल टू क्या मिला, प्लस माइनस का 3 मिला। मतलब है एक्स की वैल्यू प्लस भी 3 हो सकती है, एक्स की वैल्यू -3 भी हो सकती है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यू -3 से +3 के बीच में हो सकती है। तो हमारा जो डोमेन आया, क्या आया, डोमेन, जो हमारा डोमेन आया वो क्या आएगा, एक्स सच दैट x इज ग्रेटर देन -3 आर इक्वल टू 3 एंड x इज स्मॉलर देन 3। ये हमारा क्या आया, डोमेन आ गया। ठीक, अब बात आती है रेंज की। तो रेंज को सॉल्व करना पड़ेगा। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना है वहाँ पे, रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। x की वैल्यू एक बार क्या रखा, -3 रखते हैं। x की वैल्यू क्या रखा, -3। -3 रखने पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, रूट में 9 माइनस 9 एक्स स्क्वायर -3
एक्स स्क्वायर सॉल्व किया तो रूट में क्या मिलेगा 9 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0, है ना। यदि हमने एफ की वैल्यू क्या रखा, प्लस का 3 रखा, एफ की वैल्यू क्या रखी, प्लस की 3 रखी यहाँ पर, देन 9 माइनस 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 माइनस 9, फिर से 0 आया। यदि हमने एफ की वैल्यू क्या रखी, -2 रखा, एफ की वैल्यू क्या रखा, एक्स की वैल्यू 2 रखा, तो इसको सॉल्व किया, देन 9 माइनस -2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू √5। अब देखो गौर से आप देखो यहाँ पर, तो 9 की वैल्यू क्या रखा, निगेटिव रखें चाहे पॉजिटिव रखें आता है 0, -3 रखा तब भी 0, +3 रखा जब भी 0 आया। यदि 0 रखेंगे यहाँ पर, x की वैल्यू को 0 रखा तो क्या आएगा, 9 आएगा विच इज इक्वल टू 3। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, y सच दैट y is ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन r इक्वल टू 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन r इक्वल टू 3 हो जाएगी। तो हमारा रेंज, ये डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया। क्लियर इतनी बात। तो जब भी कभी आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को लगाएंगे तो याद रखिएगा, रूट के अंदर की सारी वैल्यूज हमेशा क्या होती हैं, ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 होती हैं। ठीक, चलिए आइए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 क्वेश्चंस हैं। कह रहा है कि फंक्शन जो है f(x) जो है वो 2x माइनस 5 है, और आपसे कह रहा है कि f0 की वैल्यू बताइए, f7 की वैल्यू और f-3 की वैल्यू आप बताइए। सिंपल सा है, जहाँ पर f लिखा है वहाँ पर इसके लिए 0 रख देंगे। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल टू 2x माइनस 5। यदि हम यहाँ पर f0 लिखते हैं, मतलब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पर क्या लिखते हैं, 0 लिखेंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 5 विच इज, देन f0 की वैल्यू कितनी आ गई, -5। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। क्या कहता है कि f(x) इक्वल टू 2x माइनस 5 है, तो x हमने क्या किया, चेंज किया, f7 लिख दिया, x की जगह पे क्या हुआ, 7 हो गया, देन 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 -5। आगे सॉल्व किया, 14 माइनस 5, देन f7 की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर कि f(x) इक्वल टू 2x माइनस 5 है, देन f-3, हमने x को रिप्लेस कर दिया -3 से, देन क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 माइनस 5 कितना हुआ, -6 माइनस 5, देन हमारे पास f-3 की वैल्यू कितनी हुई, f-11। तो ये 3 अलग अलग वैल्यूज हमको यहाँ पर मिल गई। आई बात समझ में, इतना बस सिंपली सा क्वेश्चन होता है। इन्होंने यहाँ पर x की वैल्यू की जगह पे जो कुछ लिखा हुआ है इक्वेशन में आप उसको रख दीजिए, और रखने के बाद उसको क्या करिए, सॉल्व करिए। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आपको कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा। क्लियर इतनी बात। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है कि जो फंक्शन t है, इस बार क्या, देखो हमने क्या किया, अभी तक फंक्शन को f से रिप्रेजेंट कराया, ठीक है, लेकिन आप चाहो तो फंक्शन को जिस भी वेरिएबल से आप चाहो रिप्रेजेंट कर सकते हो। इन्होंने क्या किया, इस बार फंक्शन को t से रिप्रेजेंट किया, है ना। तो क्या हो जाएगा, जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना सिखाता है, मतलब यदि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस है तो उसको फ़ारेनहाइट चेंज करना क्या करता है बताता है। तो फंक्शन जो टी था वो क्या था, 9c/5 + 32 है। हमको क्या करना है, t0 पे वैल्यू बतानी है, t28 पे बतानी है, t-10 पे, और t की, और क्या करना है यहाँ पर 4th वाले में c की वैल्यू बतानी है जब tc की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 212 होगी तब। चलिए आइए करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग सबसे पहले। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि tc, क्या बोल रहा है, tc इक्वल टू 9c/5 + 32 बोल रहा है। तो हमने क्या किया, t0 की वैल्यू, मतलब जहाँ पे c लिखा था वहाँ पे क्या कर दिया, 0 कर दिया, देन 9 मल्टीप्लाइड बाई 0/5 + 32, देन हमारे पास t0 की वैल्यू कितनी आई, 32 फ़ारेनहाइट आई। कितनी आई, 32 फ़ारेनहाइट आ गई। क्लियर इतनी बात। चलो अब देखो, वैसे क्या करोगे आप, इसको और इसको बस क्या करना है, जहाँ जहाँ पे c लिखा है वहाँ पे 28, और जहाँ पर c लिखा है वहाँ पर -10 रखोगे तो दोनों का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि
टी सी इक्वल टू 9c/5 प्लस 32 होता है। इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, टी सी की वैल्यू दे रखी है 202 प्लस 9c/5 प्लस 32। अब देखो 32 प्लस की साइन से ट्रांसपोज किया तो सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होने पे कितना हो जाएगा 180 इक्वल टू 9c/5। अब c की वैल्यू चाहिए, c इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 मल्टीप्लाइड बाई 5/9, तो 9 की इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे c इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस में कितना आया 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया आंसर। क्लियर इतनी बात, चलो इतना समझ में आया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि हमको रेंज बताना है। ये कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, इनके क्या करना है, रेंज बताना। चलिए आइए चालू करते हैं। पहला फंक्शन दिया है यहाँ पर कि 2 - 3x। आपने डोमेन की वैल्यू दे रखी है x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब x क्या है, सारे के सारे रियल नंबर हैं, लेकिन x इज ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू जब भी लेंगे ग्रेटर देन 0 लेंगे, बस काम खत्म। तो ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, रखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लेट करते हैं, पहले लेट किया, लेट की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 छोटी बड़ी ले सकते हैं, तो क्या लिया x इक्वल टू 1 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा f1 कितना हो जाएगा 2 - 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, कितना हुआ यहाँ पर 2 - 3 विच इज इक्वल टू -1, है ना। अब यदि हमने क्या लिया x इक्वल टू 0 ले लेते हैं, यदि हमने क्या लिया x इक्वल टू 0 ले लिया, x इक्वल टू क्या लिया 0, देन f0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2 - 3 मल्टीप्लाइड बाई 0, कितना हुआ यहाँ पर 2, f0 की वैल्यू 2 आ गई। अब देखो इसका मतलब है कि सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी 2, जो कि इंक्लूड नहीं होगी, जो कि हमारी इंक्लूड नहीं होगी। आई बात समझ में। अब देखो इसके बाद क्या है, आपने यहाँ पे क्या रखा था 1 रखा था। अब वैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाओगे, ये निगेटिव है, देखो ना ये -3x से निगेटिव है। अब इसमें जितना मल्टीप्लाई कराओगे पॉजिटिव नंबर का उतने बड़े निगेटिव नंबर बनता चला जाएगा। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर -∞ तक ये क्या कर सकता है, जा सकता है। तो इसका जो रेंज हुआ, इसका जो रेंज हो गया वो -∞ से 2 होगा, जो कि इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 कब मिलती है, जब वैल्यू 0 हो। 2 की वैल्यू कब मिलेगी, जब वैल्यू 0 हो। लेकिन 0 उन्होंने क्या किया, डोमेन में ही नहीं है, तो रेंज उसका मिलेगा नहीं। इसलिए जब यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं होगा डोमेन में, तो 2 यहाँ पर क्या होगा, इंक्लूड नहीं होगा। अब हाँ, -∞ से 2 के बीच में जो भी सारे रियल नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसका रेंज में आएगा। तो इसका रेंज हमारा ये हो गया। ठीक है, चलिए इसी का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि f(x) इक्वल टू x² प्लस 2 है, और x क्या है, रियल नंबर। मतलब इस बार हम x की वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव दोनों रख सकते हैं, निगेटिव भी रख सकते हैं, पॉजिटिव कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे लेट किया, लेट करते हैं यहाँ पर, लेट x इक्वल टू -6 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, x इक्वल टू -6 लिया, तो कितना हो जाएगा f-6 इक्वल टू, ये अब भाई देखो -6 है, स्क्वायर प्लस 2 है, तो क्या दे देगा 36 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 38। ठीक है, यदि हमने क्या लिया x इक्वल टू प्लस का 6 लिया, तो क्या हो जाएगा f6 इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 2, इस बार भी क्या आ जाएगा 36 प्लस 2, ये भी 38 आ गया। अच्छा, एक बार क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। यदि हमने x इक्वल टू 0 लिया, देन f0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 2, कितना आया 2। कहने का मतलब ये हुआ कि x की छोटी से छोटी वैल्यू 2 हो सकती है, बड़ी से बड़ी वैल्यू कोई भी इन्फिनिटी, चाहे हम निगेटिव x के लिए चाहे पॉजिटिव में, हमेशा वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर किसी भी आप निगेटिव नंबर का स्क्वायर निकालोगे क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर है ये, तो क्या मिल जाएगा हमारे, पॉजिटिव नंबर दे देगा। तो इसका जो रेंज आएगा, वो क्या हो जाएगा 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक होगा। 2 यहाँ पर इंक्लूड हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 जो है डोमेन में है, इसीलिए ये 2 की वैल्यू भी क्या होगी, रेंज में होगी। क्लियर इतनी बात। चलो अब आते हैं इसका थर्ड पार्ट लगाते हैं। अब देखो पांचवा क्वेश्चन, फिफ्थ का आखिरी थर्ड पार्ट क्या कहता है कि f(x) इक्वल टू x है,
एफ एक्स इक्वल टू एक्स और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब है जो इसका डोमेन है वो रियल नंबर है। क्या है वो? रियल नंबर है। तो इसका रेंज भी क्या होगा? रियल नंबर। क्या हो जाएगा? y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो रेंज भी क्या होगा? रियल नंबर। क्लियर इतनी बात? अच्छा, एक ऐसा फंक्शन है, आप याद करो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिखा है, इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं ना। एक ऐसा फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन है। तो वहां पर क्या होता है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है और रेंज और डोमेन दोनों क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। क्लियर इतनी बात? चलो, तो यहीं पे हमारा क्या होता है? एक्सरसाइज 2.3 खत्म होता है और इसके साथ साथ ही ये चैप्टर भी खत्म होता है। तो आपको कैसा लगा वीडियो, इसके बारे में कमेंट में बताइए। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई हो इस चैप्टर से रिलेटेड, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, चाहे वो एनसीईआरटी के बाहर किसी भी क्वेश्चन को, तो आप उसको कमेंट में करें। हम उस क्वेश्चन का पॉसिबली हल सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करें? अब इसका नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जो आपकी प्रैक्टिस के मायने में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तब तक के लिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।